जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी एहसन अलवीज़ हेयर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। एलएलबी पार्ट थर्ड है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम पढ़ रहे हैं। एंड टुडे वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। और आज का जो क्वेश्चन है इसमें हम दो चीज़ें, मतलब क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन दो पार्ट्स के लिए ये सेम क्वेश्चन है। एलएलबी पार्ट 2 और उनका जो ह्यूमन राइट्स लॉ है, ह्यूमन राइट्स लॉ का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हमने स्किप किया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन और किस तरह से वो जो है ना रोल प्ले कर रही है राइट नाउ सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, और सेम लाइकवाइज अगर पार्ट 3 की बात करें तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ये टॉपिक है। इसको हमने इसलिए स्किप किया था कि आपको पता है पहले सुप्रीम कोर्ट का रोल कुछ और था। अभी जब 25th और 26 और 27 अमेंडमेंट आई है, 26वीं और 27वीं जो तरमीम आपके आइन में हुई है, उसके बाद से जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है उसका रोल बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो गया है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझना आसान हो जाए। अब 26वीं तरमीम या 27वीं तरमीम आने से पहले होता क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुरिसडिक्शन थी वो 3 से 4 तरह थी। लाइक एक सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन थी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन किसको बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस के केस मैटर के ख़िलाफ़ जो है वो रिट फाइल कर सकते थे, पिटीशन फाइल कर सकते थे, या कोई सुप्रीम कोर्ट को मुनासिब लगता था कि यार फ़लाँ जो काम है इसमें हमारी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट ख़ुद से 100 मोटो एक्शन ले लेती थी। ठीक है, तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट को गिवन थी अंडर आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3। ठीक है, लेकिन अभी राइट नाउ जो 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट आई है, इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं रही। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस अगर कोई ऐसा मामला है तो उसमें जो है वो अमल दखल नहीं दे सकती, पावर ख़त्म हो गई है। एक और पावर थी सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के नाम से। ठीक है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन मतलब किसी भी पॉइंट पे को प्रेसिडेंट को लेट सपोज मशवरा चाहिए किसी लॉ के वाले से, तो वो सुप्रीम कोर्ट उस पर एडवाइज़ कर सकती है। तो ये भी पावर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो ले ली गई। तो ये जो दो अहम पावर्स थी ये जो है वो ले ली गई हैं। उसके बाद और भी जो चेंजेस आए हैं उसमें जो आपके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस मतलब सीजे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है पहले उसकी जो टर्म है वो स्पेसिफाइड नहीं थी। वो ऐसा होता था कि जो भी चीफ जस्टिस बना है, मोस्ट सीनियर जो मेंबर होता था, मोस्ट सीनियर जो जज होता था सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस बन जाता था। और देन 65 ईयर्स एज जब तक उसकी नहीं हो जाती तब तक वो चीफ जस्टिस रहता था। चाहे वो जब चीफ जस्टिस बना है उसके 65 साल होने में एक साल लेट सपोज रह गया तो वो एक साल के लिए सर्व करता था और रिटायर हो जाता था। जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना है तब उसकी अगर 65 एज होने में 9 मंथ्स रहते हैं तो वो 9 महीने के लिए सर्व करता था और रिटायर हो जाता था। और अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना है और उसकी उम्र अभी 61 साल है तो 65 साल होने में भी 4 साल पड़े हैं तो वो 4 साल के लिए सर्व करता था। पहले ये क्राइटेरिया था। ठीक है, लेकिन अभी अगर बात करें तो अभी 3 साल की जो एक मुद्दत है वो फिक्स कर दी गई है कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, लेट सपोज कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना है और उसकी एज है 64 ईयर्स, तो 64 ईयर्स एज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रहेगा, बल्कि जैसे ही उसकी एज 65 होएगी वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये नहीं देखा जाएगा कि 3 साल उसके पूरे हों या ना हो। लेकिन अब अगर उसकी एज जो है वो 60 ईयर्स है और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गया है तो अब ये वेट नहीं किया जाएगा कि वो 65 साल का हो और रिटायर हो, बल्कि 3 साल के लिए सर्व करे और 63 साल के होके रिटायरमेंट। क्यों? क्योंकि 3 साल की जो मुद्दत थी चीफ जस्टिस की वो एक्सपायर हो गई है तो 3 साल बाद उसकी रिटायरमेंट, ये इसमें चेंजिंग आई है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि पहले कुछ चीज़ें और थी, अब चीज़ें और हैं। तो जिनके पास पुराने नोट्स हैं उनकी सप्ली आएगी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और जो अभी साथ साथ बढ़ रहे हैं ये पास हो जाएंगे। ठीक है,
पुराने नोट्स में मतलब ये चीज़ें पुरानी हैं, लाइक उसमें हमने पुरानी चीज़ें की हुई हैं, ठीक है, जब अमेंडमेंट्स नहीं आई थी। अब जब अमेंडमेंट्स आ गई हैं तो ये चीज़ें ऑल टुगेदर चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन देखेंगे, ये बिल्कुल चेंज है, मतलब ये पावर्स के हवाले से, और मेन उन्होंने ये चीज़ पूछी होती है। सेम लाइकवाइज अगर बात करेंगे उसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो भी चेंज हो गया है। फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नया क्वेश्चन ऐड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस साल का हिस्सा हैं, तो लिहाजा अगर आपने ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ी होंगी तो समझ आएंगी। खैर अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन का कंसेप्ट दिया है, अगर थोड़ा बहुत समझ नहीं भी आई है तो परेशान ना हो, नीचे जाके मैंने समझाना, समझ आ जाएगी, डोंट बी वरीड। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ द हाइस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, बल्कि अब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब क्वेश्चन होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ द हाइस्ट कोर्ट इन द ऑर्डनरी जुडिशल सिस्टम। ऑर्डनरी जुडिशल सिस्टम मतलब सिविल, क्रिमिनल और फैमिली मैटर्स में अगर देखें तो वहां पे ये हाईएस्ट कोर्ट है। अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल अब आपकी सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट नहीं है, बल्कि आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। डिस्कस डिफरेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स जजेस। कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी अब जुरिस्डिक्शन कौन कौन सी हैं डिफरेंट, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं, ये डिस्कस करना है। अब जिसके पास नए नोट्स हैं वो तो सही आंसर करेगा, जिसके पास पुराने हैं वो पुराना लिखाएगा, तो फिर वो गलत भी हो सकता है, 20 नंबर गए। अच्छा अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। कहते हैं जी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द ऑर्डिनरी जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कि आम जो आपका ऑर्डिनरी जुडिशियल सिस्टम है पाकिस्तान का, उसमें ये हाईएस्ट है। मतलब मैं बात कर रहा हूं क्रिमिनल केसेस की, ठीक है, फैमिली केसेस की और सिविल केसेस की, ठीक है। अगर आपका मसला कोई सिविल नेचर का है, क्रिमिनल नेचर का है, फैमिली नेचर का है, तो ये एक ऑर्डिनरी जुडिशियल सिस्टम आता है। इसमें हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। मतलब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई फैसला पसंद नहीं आ रहा है लॉयर कोर्ट का, तो आप हाईएस्ट फोरम जो अपील का है वो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे ओवरऑल द सुपीरियर कोर्ट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये बात याद रखिएगा। इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 175 जो है आपके आइन का, उसके तहत आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश होती है। इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन आर्टिकल 176 टू 191। तो 176 से लेके 191 तक जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सुप्रीम कोर्ट को डील करते हैं। It mainly hears appeals, reviews its judgments and performs other functions given by the constitution। तो सुप्रीम कोर्ट राइट नाउ मेनली क्या करती है, अपील्स को सुनती है। मतलब नीचे वाली हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया क्रिमिनल केस में, सिविल केस में, फैमिली केस में, और वो किसी पार्टी को पसंद नहीं आया, तो आप अपील में कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। रिव्यू इट्स जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने ही कोई जजमेंट दी है तो उस अपनी ही जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट चाहे तो रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो ये राइट नाउ पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास। ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन है वो खत्म कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की, यानी ओरिजिनली जो केसेस सुन सकती थी सुप्रीम कोर्ट वो अब नहीं सुन सकती है, वो नीचे जाके मजीद बताऊंगा। यानी आफ्टर द 27th अमेंडमेंट ऑफ 2025 important constitutional matters were assigned to the Federal Constitutional Court। यानी इससे पहले चाहे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मसला था, चाहे फैमिली केसेस से रिलेटेड कोई मसला था, सिविल, क्रिमिनल, हर नेचर के जो मुकदमात थे, उनमें हाईएस्ट जो आपकी अथॉरिटी थी, हाईएस्ट जो आपका फोरम था, दैट वाज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन ये जो 27वीं अमेंडमेंट आ चुकी है आपके आइन में, 27वीं जो अमेंडमेंट हो चुकी है 2025 में, उसके बाद से आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ सिविल, क्रिमिनल या ये दीगर जो मामलात हैं इनकी अपील्स वगैरह सुन सकती है। लेकिन अगर कोई मसला कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई मामला है, तो वो आपका किधर जाएगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा।
ठीक, ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, होपफुली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन बात करते हैं रेलिवेंट प्रोविजंस की। तो रेलिवेंट प्रोविजंस में पहले आपका सेक्शन 175 है, ठीक है, और इसके बाद आर्टिकल 176 से लेके 191 तक जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड डील करते हैं। कंपोजिशन की बात कर लें कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इसकी कंपोजिशन होगी। तो अंडर द आर्टिकल 176 द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, जो कि अभी आप देखें तो यहिया अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, ठीक है, एंड सच नंबर ऑफ अदर जजेस, और चीफ जस्टिस के अलावा कहता है सच नंबर ऑफ अदर जजेस होंगे एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू लॉ, जितने पार्लियामेंट जो है वो चाहेगी। मतलब वर्कलोड देखा जाएगा 17, 18, 19, 20 जितने भी, लेकिन राइट नाउ आपने जो है वो गूगल कर लेना है कि चीफ जस्टिस के अलावा कितने जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। तो ये कंपोजिशन होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें एक चीफ जस्टिस होगा आपका, ठीक, और बाकी सारे जजेस होंगे, मतलब जस्टिस होंगे, ठीक है, जितने पार्लियामेंट जो है वो बाय लॉ जो है वो डिटर्मिन करेगी। पहली हेडिंग होगी। नंबर सेकंड पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस जो है वो अपॉइंट कैसे होंगे, किस तरह से जजेस की तकर्री होगी। कहता है अंडर आर्टिकल 177 द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 175A। आर्टिकल 175A में जो चीज़ें बताई गई हैं उनके मुताबिक जो आपका सदर है, प्रेसिडेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो अपॉइंट करेगा, जजेस को जो है वो जजेस को अपॉइंट करेगा। आर्टिकल 175A प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस थ्रू द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस तरह से रिकमेंडेशंस देगा, किस तरह से ये सारा प्रोसेस होगा, वो सारा 175A में लिखा हुआ है। तो उसके मुताबिक प्रेसिडेंट जो है वो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट करेगा। देन अ क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, मतलब अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के जज बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस आप में होनी चाहिए। अंडर आर्टिकल 177 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ दे मीट दीज कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस को आप मीट कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले है सिटीजनशिप, मतलब आपका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। तो पहली कंडीशन तो आपकी और मेरी पूरी हो गई है। अब आगे की क्या है? नेक्स्ट है जुडिशल और लीगल एक्सपीरियंस। आपका जुडिशल और लीगल एक्सपीरियंस कितना चाहिए उसके लिए? कहता है हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। ठीक है, या तो आप किसी भी हाई कोर्ट के जज रहे हों, कितने देर के लिए? 5 साल के लिए। मतलब आपकी 5 हाई कोर्ट्स है ना, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद, ये 5 आपकी हाई कोर्ट्स हैं। तो इन 5 हाई कोर्ट्स में से किसी भी हाई कोर्ट के आप 5 साल के लिए अगर जज रहे हैं तो आप एलिजिबल होते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। बनते हैं नहीं बनते हैं ये एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन एटलीस्ट अगर 5 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट के आप जज रह चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वालिटी ना आप में है ना मेरे में है, मतलब इस क्वालिफिकेशन पे भी ना आप पूरा उतरते हैं ना मैं पूरा उतरता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हमारा भी ख्वाब है ना कि हम वहाँ तक पहुँच जाए। कहता है हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। तो या फिर क्या हो, या आप 15 साल के लिए जो है वो एडवोकेट हाई कोर्ट रह चुके हों। ठीक है, तो मेरी जो हाई कोर्ट की मेंबरशिप है वो तकरीबन 4 साल की हो गई है, मतलब मेरे अभी 11 साल रहते हैं। मज़ीद 11 साल जो है ना मुझे अभी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ 15 साल पूरे होने पे ऐसा नहीं है कि मैं जस्टिस बन जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट का। उसके लिए नाम ज़रूरी है, उसके लिए काम ज़रूरी है, उसके लिए एक्सपर्टीज़ का होना ज़रूरी है, उसके लिए आपका एक मंजा हुआ वकील होना ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे जो अहम चीज़ मैं समझता हूँ वो पॉलिटिकल हलकों में, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे आपके ताल्लुकात होने चाहिए। गवर्नमेंट की नज़र में आप होने चाहिए कि यार ये बंदा भी जो है वो वकील है, काबिल वकील है, 15 साल से काम भी कर रहा है,
और इसके मामलात भी अच्छे हैं, तो लिहाजा इसको जो है ना कंसीडर करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सिफारिश चाहिए, मैं कह रहा हूँ पहले एक्सपर्टीज़ है, पहले आपका काम है, पहले आपका नाम है, पहले आपकी जो है ना मंजा हुआ आपका वकील होना ज़रूरी है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर नज़र करम भी चाहिए होती है, ठीक। तो फिर आप जो है ना उस लेवल पर पहुँचते हैं। अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आया है कि 17 जजेस हैं राइट नाउ, तो देखें ना लाखों वकील, ठीक है, और उन लाखों वकीलों में से हज़ारों जजेस, और उन हज़ारों जजेस में से सिर्फ और सिर्फ 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो सोचे ना क्या ही क्रीम होगी, ठीक है, जो उस लेवल तक पहुंचती है। तो बस आपने दुआ करनी है, ठीक है, बाकी अल्लाह खैर करे। देन है रिटायरमेंट एंड टर्म, कि रिटायरमेंट की एज कितनी है, कितनी टर्म के लिए, कितनी मुद्दत के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो सर्व करेगा। तो ये वो मेन पॉइंट है जो मैं ऊपर आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। यहाँ पे अगेन समझते हैं। कहता जी अंडर आर्टिकल 179 अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली रिटायर्स ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स। मतलब जैसे ही कोई भी जज जो है वो 65 साल उसकी उम्र हो गई है तो वो रिटायर हो जाएगा, ठीक। 65 साल से एक दिन भी ऊपर नहीं। आगे कहता अनलेस ही और शी रिजाइंस और इज रिमूव्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अगर 65 साल से पहले ही किसी बंदे की उम्र जो है वो 60 साल है, 62 है, 63 है, 64 है, ठीक है, 64.5 है, वट एवर, अगर 65 साल से पहले ही और शी, मर्द या औरत जो भी जज है, अगर वो खुद रिटायर दे, खुद जो है वो रिजाइन कर दे, खुद जो है वो इस्तीफा दे दे, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है। वो इस्तीफा जो है मंजूर हो गया तो ठीक है, वो अपने घर चला जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं जी आप 65 साल तक का वेट करें, फिर नहीं। अगर कोई अर्ली जो है वो रिटायरमेंट लेना चाह रहा है, रिजाइन करना चाह रहा है, तो वो रिजाइन हो सकता है। इससे आगे द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ आल्सो, नाउ का जब वर्ड यूज हुआ है ना, तो ये वो 26वीं तरमीम के बाद की बात है। अच्छा, नाउ की बात 26वीं तरमीम के बाद की बात है। कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ आल्सो प्रोवाइड्स अ 3 years टर्म ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो 3 years की टर्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के लिए है, यानी जो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, जिसको चीफ जस्टिस आप कह रहे हैं, यानी राइट नाउ यही अफरीदी साहब। तो कहता है वो जो चीफ जस्टिस है ना, उसके लिए टर्म मुकर्रर कर दी गई है कि वो 3 साल के लिए सर्व करेगा। लेट सपोज अब उसकी उम्र 60 साल है, ठीक है, जो चीफ जस्टिस बना है, तो अब 60 साल उसकी उम्र है, चीफ जस्टिस वो बन गया है। जिस दिन चीफ जस्टिस बना है उस दिन से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, और जिस दिन 3 साल पूरे हो जाएंगे वो रिटायर हो जाएगा। अब ये नहीं देखा जाएगा कि रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स है, बल्कि ये देखा जाएगा कि 3 साल की मुद्दत पूरी हो गई है। अब चाहे उसकी उम्र 63 साल है, 62 साल है, 61 साल है, 3 साल पूरे हो गए हैं तो उसको रिटायर होना पड़ेगा, ठीक है। एक ये प्रोविजन है। और दूसरी मैंने जो आपको बताई थी वो ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन रहा है उसकी उम्र जो है वो 64 ईयर्स है। लेट्स सपोज जब वो चीफ जस्टिस बना है उस टाइम पे उसकी उम्र जो है वो 64 ईयर्स है। तो उसके हवाले से अगर 3 साल देखेंगे तो फिर तो वो 67 को पहुंच जाएगा। लेकिन फिर ये नहीं देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि यार 64 में वो चीफ जस्टिस बना, 65 में वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है, 1 साल बाद, ठीक है, फिर वो 3 साल की मुद्दत पूरे होने का उसका वेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये है इसमें क्रक्स। कहता प्रोवाइड्स अ 3 years टर्म फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू ईदर रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और रिमूवल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इसमें भी अगर वो चीफ जस्टिस बना है, 1 साल बाद जो है वो खुद रिजाइन कर दे, 1 साल बाद उसको खुद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए आप घर भेज दें, ठीक है, उसके कंडक्ट की वजह से, कोई भी करप्शन की वजह से, एटसेट्रा, तो ये एक सेपरेट थिंग है। अदरवाइज देन अगर तो उसकी उम्र जो है वो 60 साल है, 61 साल है, तो वो 3 साल की मुद्दत पूरी करेगा और 3 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसकी उम्र 64 है, 63 है, तो फिर जब तक वो 65 का हो जाएगा तब तक सर्व करेगा, उसके बाद चाहे अभी मुद्दत पड़ी भी है उसको रिटायर होना पड़ेगा, ठीक। ये है रिटायरमेंट एंड टर्म के हवाले से सारा पैरा। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो अगर तो समझ आ गए तो सही है, इन द कमेंट सेक्शन। 2 दफ़ा बता दिए
तीसरी दफ़ा रिकॉर्डेड लेक्चर में भी सुनिएगा, मज़ीद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन होपफुली कि इसके बाद क्लियर हो गया होगा। अच्छा, देन है ओथ ऑफ द ऑफिस के जो चीफ जस्टिस है वो किसके सामने ओथ लेगा, हलफ उठाएगा, और जो बाकी जस्टिस होते हैं जैसे कि चीफ जस्टिस के अलावा 16 मजीद हैं तो वो किसके सामने जो है वो हलफ उठाएंगे। कहता अंडर आर्टिकल 178 द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टेक्स द ओथ ऑफ द ऑफिस बिफोर द प्रेसिडेंट। तो जो याहिया अफरीदी राइट नाउ चीफ जस्टिस हैं आपके, उन्होंने ओथ लिया किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने, सदर के सामने। लेकिन अगर बाकी के 16 जजेस की बात करेंगे तो वो किसके सामने ओथ लेंगे, वो चीफ जस्टिस के सामने लेंगे। कहता है एवरी अदर जज टेक्स द ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी चीफ जस्टिस खुद ओथ लेगा प्रेसिडेंट के सामने और बाकी जितने भी जजेस हैं, ठीक है, वो ओथ लेंगे इस चीफ जस्टिस के सामने। ओथ का ये तरीकाकार होगा। ठीक, समझ आ गई ये भी। आगे है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पे है। तो सुप्रीम कोर्ट की मेन सीट जो है वो इस्लामाबाद में वाक़या है, ठीक है, आपको भी पता है। लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझें तो वो बाकी जो पाकिस्तान के दीगर एरियाज़ हैं वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट की सीट जो है वो हेल्ड कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास इधर लाहौर में मेरे ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पे बिल्कुल 3 मिनट अगर मैं पैदल चलूँ तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री मौजूद है। अगर 2 मिनट में पैदल चलूँ तो हाई कोर्ट लाहौर मौजूद है, ठीक है। और अगर 7 मिनट पैदल चलूँ तो सेशन कोर्ट है, और 9 मिनट पैदल चलूँ तो सिविल कोर्ट है, ठीक। तो वैसे तो इस्लामाबाद में है आपकी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन लाहौर के अंदर भी उसकी रजिस्ट्री मौजूद है कि अगर कोई चीफ जस्टिस साहब समझें कि यार मैटर्स जो है ना कुछ अर्जेंसी के उधर भी सुनने हैं तो वो सीट मौजूद है, वहाँ पे भी सुने जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 183 द परमानेंट सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एट इस्लामाबाद। परमानेंट जो सीट है वो इस्लामाबाद में है। The court may also sit at other places when the chief justice with the approval of the president appoints such places। कि चीफ जस्टिस जो है कोई और प्लेसेस अगर अपॉइंट्स कर दे सदर के अप्रूवल के साथ तो उन प्लेसेस पे भी जो है वो सिटिंग हो सकती है, जैसे मैंने बताया लाहौर की रजिस्ट्री ब्रांच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। वैसे ही बाकी दीगर सिटीज़ में भी मौजूद हैं, ठीक है। देन है, अब आ जाए जुरिस्डिक्शन के कुछ पैरास पे। अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन शुरू होने लगी है। जो जुरिस्डिक्शन की बात मैं कर रहा था ना कि पहले पावर थी अब नहीं है, पहले कौन सी पावर थी और अब भी है, और पहले कौन सी पावर थी जो अब नहीं रही है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले सेक्शन 185 पहले आर्टिकल 185 आ गया है, आर्टिकल 184 नीचे चला गया, लेकिन पहले 184(5) को पढ़ लेते हैं। 185 पहले भी था, 185 अभी भी है, ठीक है। 185 में क्या है, एपलेट जुरिस्डिक्शन। एपलेट जुरिस्डिक्शन कहाँ से निकला है, अपील से, ठीक है। तो जैसे मैं पहले बात बता रहा था, सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करते हैं तो उसका फैसला हो जाता है, लेकिन आपको पता है एक पार्टी लाजमी तौर पे उस फैसले को अपील में चैलेंज करती है। तो अपील कहाँ हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल हो गई, फैसला आ जाता है, लेकिन स्टिल आपको पता है एक पार्टी को कोई ना कोई चीज़ तंग करती है और वो कहाँ चले जाते हैं, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी फैसला हो जाता है, लेकिन स्टिल आपको पता है ना अगेन एक पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती और वो सुप्रीम कोर्ट में चल जाती है। इस तरह से 20 साल तक केस चलता है, ठीक। तो अपील मतलब सबसे हाईएस्ट जो फोरम है अपील करने के लिए किसी भी केस के खिलाफ, सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, रेंट ट्रिब्यूनल एटसेट्रा, तो वो आपके पास कौन सा फोरम है, वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास राइट नाउ एपलेट जुरिस्डिक्शन मौजूद है, अपील सुनने की पावर मौजूद है। मतलब सबऑर्डिनेट जो अदालतें हैं, पेशावर की हाई कोर्ट है, सिंध की हाई कोर्ट है, पंजाब की हाई कोर्ट है, बलोचिस्तान की हाई कोर्ट है, इनसे कोई भी फैसला होता है तो उसकी अपील ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुन सकती है। लेकिन 5-5 साल 10-10 साल बारी नहीं आती, ये भी फैक्ट है। अच्छा, कहता है अपील्स अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजंस। वही बात मैंने आपको अभी बताई है, वही बात आ गई है कि इफ हाई कोर्ट गिव्स अ जजमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस, द लूजिंग पार्टी कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट।
आपकी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने या सिंध केपी के बलोचिस्तान या आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी ने भी कोई डिसीजन दिया है, कोई फैसला दिया है, तो जो लूजिंग पार्टी है वो क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकती है। ये है सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट जुरिस्डिक्शन। अच्छा, कुछ मामला तो होते हैं जहां पे आप सिंपली अपील फाइल कर सकते हैं, अपील आपकी सुनी जाती है, और कुछ मामला तो होते हैं जिसमें लीव टू अपील होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट आपको परमिशन देगी तो आप अपील फाइल करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसको कहते हैं लीव टू अपील। कहते हैं इन सम केसेस द अपील इज अ राइट। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अपील आपका राइट होता है, ठीक है, आप फाइल कर दें। इन अदर केसेस ऑन द अदर हैंड, अगर बाकी केसेस देखेंगे, द कोर्ट फर्स्ट हैज टू ग्रांट लीव टू अपील, यानी अदालत को पहले आपको लीव टू अपील देनी होगी, मीनिंग परमिशन बिफोर इट हियर्स द केस। तो मतलब पहले आप अदालत से परमिशन लेते हैं, अगर वो परमिशन मिल जाए, लीव टू अपील मिल जाए, तो देन अपील फाइल करते हैं, ठीक। तो ये है एपेलेट जुरिस्डिक्शन के हवाले से। देन है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। पेपर में आपने ये नहीं लिखना। अब जो सिर्फ नोट्स पढ़ेगा उसको नहीं पता कि मैंने ये नहीं लिखना पेपर में, जो लेक्चर सुन रहा है उसको ही पता है कि मैंने ये सेक्शन पेपर में नहीं लिखना। मैंने फिर यहाँ पे नोट्स में क्यों रखा है, आपको समझाने की खातिर कि ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पहले थी, अब नहीं है। अब कैसे डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, गला थोड़ा सा सूख गया, इस वजह से मसला हो रहा है। अच्छा, बिफोर द 27th अमेंडमेंट, 27वीं अमेंडमेंट से पहले की अगर बात करें, 27वीं जो तरमीम हुई है इनमें, उससे पहले की अगर बात करें, द सुप्रीम कोर्ट कुड डायरेक्टली हियर केसेस विदाउट देम कमिंग फ्रॉम अ लॉयर कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है एडवांस में केसेस जो है, मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में केसेस सुन सकते हैं। जैसे आप कोई भी केस जाके सिविल कोर्ट में फाइल करते हैं, कोई भी केस डायरेक्टली आप जाके रिट फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, वैसे ही कुछ केसेस ऐसे थे जो कि डायरेक्टली आप जाके सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते थे, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं इसको। यानी लाजमी नहीं है कि नीचे से कोई केस होता हुआ आएगा फिर ही सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, बल्कि डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता था। कब? 27वीं अमेंडमेंट से पहले। और ये कौन से केसेस थे? ये केसेस पब्लिक इंपॉर्टेंस के हुआ करते थे, जैसे फंडामेंटल राइट्स 8 से 28 तक के फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट है, तो पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सेम लाइकवाइज दो प्रोविंसेस हैं, उनका आपस में कोई मसला है तो उस पर फाइल कर सकते हैं। सो मोटो यानी सुप्रीम कोर्ट खुद से एक्शन ले लेती थी। तो ये जितनी भी पावर्स थी ओरिजिनल नेचर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती थी, ये 27वीं अमेंडमेंट के बाद पावर्स की सुप्रीम कोर्ट की खत्म कर दी गई। तो कहते हैं फेडरल एंड प्रोविंशियल डिस्प्यूट, इट वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। जैसे मैंने दोनों चीजें पहले ही आपको बता दी कि चाहे आपका कोई फेडरल का या प्रोविंस का आपस में मसला होता था, फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, या कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मसला होता था, तो ये वो डिस्प्यूट्स थे कि जिनके अगेंस्ट आप मुकदमा जो है वो पिटीशन जो है वो डायरेक्टली फाइल कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ऑन नवंबर 13, 2025 द 27th अमेंडमेंट omitted Article 184 and transferred the substantially similar jurisdiction to the newly created Federal Constitutional Court. तो जो पावर सुप्रीम कोर्ट को हासिल थी 184 के तहत, वो पावर सुप्रीम कोर्ट से ले ली गई 27वीं अमेंडमेंट के बाद, और ये पावर किसको दे दी गई? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। अब आपके सूबे का और वफाक का अगर कोई मसला है या दो सूबों का आपस में मसला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। कौन सुनेगा? द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है। तो अब जिसने लेटेस्ट नोट्स पढ़े हैं या लेक्चर्स दिया, उसको तो पता है कि यार 184 का मैंने जिक्र नहीं करना अब ऑनवर्ड्स लेक्चर में, ठीक है, ये क्वेश्चन में। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो करता जाएगा। एनी हाउ, नंबर 2 पे है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये भी जो है वो खत्म हो गई है सुप्रीम कोर्ट की, ये भी जुरिस्डिक्शन अब नहीं रही। कहते हैं अर्लियर यानी पहले, द प्रेसिडेंट कुड आस्क द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन ऑन एनी इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन। प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन ले सकता था। दिस पावर इज आल्सो गॉन नाउ, और अब जो है ये भी पावर सुप्रीम कोर्ट से छिन चुकी है, उनके हाथों में ये पावर नहीं रही। आर्टिकल 186 हैज बीन ओमिटेड, ये जो आर्टिकल 186 है ये भी ओमिट कर दिया गया है, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया है।
एंड दिस एडवाइजरी रोल नाउ बिलोंग्स टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और ये जो एडवाइजरी पावर है ये भी अब सुप्रीम कोर्ट से छीन के किसको दे दी गई है, द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। ठीक, ये दो पावर्स थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी नहीं रही सुप्रीम कोर्ट के पास और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी नहीं रही, पहले होती थी अब नहीं है। 27वीं अमेंडमेंट के बाद ये पावर्स नहीं है। ये पावर्स किसके पास चली गई हैं, द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर रह गई है, अपील सुनने की पावर। ठीक है, फर्दरमोर एक और है पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो आपकी सुप्रीम कोर्ट या आपकी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो कोई भी ऑर्डर वगैरह जारी कर सकते हैं जिससे प्रॉपर जो है जस्टिस वगैरह एडमिनिस्टर हो सके, ये पैरा ये कहता है। देन है रिव्यू जी, तो इसमें सो फार रिव्यू की अगर बात करें तो रिव्यू की जुरिस्डिक्शन जो है ये भी अभी मौजूद है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है और अपने ही फैसले को रिव्यू करना चाहे तो ये पावर उनके पास है। द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ऑन पास्ट जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स। ठीक है, अपने प्रीवियस जो ऑर्डर्स हैं, जजमेंट्स हैं, उनको खुद ही रिव्यू कर सकता है। दिस इज़ नॉट द सेम एज एन अपील। ये अपील की तरह की पावर नहीं होती है। इन अ रिव्यू द कोर्ट लुक्स एट इट्स ऑन अर्लियर डिसीजन अगेन। अपील में क्या होता है कि नीचे वाली अदालत ने कुछ डिसाइड किया है और वो ऊपर आया है और आप उसको जो है वो देख रहे हैं कि यार ये सही है या गलत है। लेकिन रिव्यू में ऐसा नहीं होता। रिव्यू में अपना ही आपका कोई पास्ट का फैसला है, उसी को आप अगेन रिव्यू कर रहे हैं कि आया कि इसमें कोई गलती कोताही तो नहीं है। बट ओनली ऑन लिमिटेड लीगल ग्राउंड्स, नॉट एज अ फ्रेश केस। लेकिन लिमिटेड लीगल ग्राउंड्स पे ये रिव्यू जो है वो होता है। ठीक है, 188 ये कहता है। 189 है जी बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट के और आपकी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसके जितने भी डिसीजन होंगे वो बाइंडिंग होंगे। अच्छा, इसमें क्या चेंजिंग आई है, पहले क्या था 189, ये भी ज़रा गौर से सुनिएगा कि पहले था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो तमाम तर पाकिस्तान की कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बाइंडिंग है तमाम तर नीचे की जो हाई कोर्ट्स हैं और सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं उन पे। लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जो स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट से अब ज़्यादा है। कहता दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट चेंज, यानी ये भी चेंज आया है अमेंडमेंट के बाद। अर्लियर यानी पहले क्या हुआ करता था, 27 अमेंडमेंट से पहले क्या हुआ करता था, द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन लीगल क्वेश्चन वर बाइंडिंग ऑन एवरी अदर कोर्ट इन पाकिस्तान। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ करता था वो पाकिस्तान में मौजूद हर किसी अदालत पे बाइंडिंग हुआ करता था। लेकिन अब क्या है जी, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन लॉ आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स एक्सेप्ट द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। जो मैंने बात बताई कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तमाम तर पाकिस्तान की अदालतों में बाइंडिंग है सिवाय फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, वो आज़ाद है अपने फैसलों में। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है कहता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट डिसीजंस ऑन लॉ आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। तो पहले जो अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास थी वो अब किसके पास है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होता था तमाम तर दूसरी अदालतों पे, अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है तमाम तर दूसरी अदालतों पे इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट पे भी। ठीक है, ये भी चेंज समझ आ गया। इसके बाद अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड, मतलब तमाम तर पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये हदायत है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को एड करना है उनकी डिसीजंस की इम्प्लीमेंटेशन में। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। और लास्ट पे मैंने बताया है कि 26 अमेंडमेंट जो आई थी 2024 में उसने किस तरह से इफ़ेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट को, और जो 27th अमेंडमेंट आई थी 2025 में उसने किस तरह से इफ़ेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट को। ये आपने दो तीन पॉइंट्स इनके देख लेने हैं। एंड लास्ट पे वी हैव कंक्लूजन। क्वेश्चन समझ आया है या नहीं आया बता के जाना है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।